नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 17 अप्रैल और आज हम आप लोग के बीच में महत्वपूर्ण डीएनए जो आज के हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। हाँ, डिस्कशन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप लोग को। गंभीरता से ध्यान से समझने और सुनने की कोशिश कीजिए। पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि युक्ति आईएएस का जो भी ये टेलीग्राम का चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, व्हाट्सएप का चैनल है, फेसबुक ग्रुप है, इसको सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं अक्सर भूल जाता हूँ ये कहना, ठीक है। और दूसरा न्यूज़ ये है कि युक्ति आईएएस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है पहले सिर्फ एडमिन के लिए अलाउ था, बाद में हम लोगों ने सबके लिए उसको ओपन कर दिया था। और जब से ओपन किया गया है तब से देखा जा रहा है कि कुछ अराजक तत्व हैं। अराजक तत्व तो कहना थोड़ा ज़्यादा वो हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड मैसेज कम और इधर उधर से मैसेज ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप लोग ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे हो, आप लोग ये बच्चों वाली हरकतें मत किया करो। आप लोग अगर आपके साथ कोई भी स्टूडेंट कोई भी टीचर आप लोग के साथ अगर इतना कोऑपरेट करता है, अपना पर्सनल नंबर तक हम लोगों ने दिया है, हाँ? दूसरा कोई बीच में नहीं आता है बात करने के लिए। हम ही लोग बात करने के लिए हमेशा फ्रंट पे खड़े रहते हैं। 24/7 आप लोग हम लोग को फ़ोन कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं आप लोग से। जो चीज़ पूछते हो वो चीज़ बताने की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, इतना मेहनत करते हैं। एक तो कोरोना वायरस का समय चला हुआ, वाईफाई नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है, फिर भी सारी चीज़ें की जा रही हैं। कमिटमेंट कर चुके हैं तो करना पड़ेगा, वो कैसे भी करना है हम लोग को। मैं हूँ, अमर सर हैं, रवि सर हैं, हिमांशु सर हैं, जितेंद्र सर हैं और बाकी मेरी टीम के मेंबर्स हैं। सभी लोग 24/7 मेहनत कर रहे हैं। एक समय था जब हम लोग सोचते थे कि काश ऐसा होता कि अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं और चलते हिमालय के पहाड़ी पे बैठ के हम लोग भी एकदम एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। आज मिला हुआ है मौका, उसका यूज कीजिए ना। मौका मिला है तो उसका यूज कीजिए। आप लोग मिसयूज मत कीजिए। पेपर तो होगा ही, आज नहीं कल पेपर होना ही है। बिहार का पेपर हो, यूपी का पेपर हो, यूपीएससी का पेपर हो, पेपर तो हो के रहेगा। उससे तो कोई ऐसा तो है नहीं कि पेपर नहीं होगा। तो अगर समय मिला है तो समय का यूज कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रूम पे बैठ के पढ़िए और इधर उधर के दिमाग मत लगाइए, ठीक है। और ज़्यादा अगर दिमाग लगाने का अगर मन करे तो मैं कुछ पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ। अमेजॉन प्राइम पे वेब सीरीज आए हुए हैं, ठीक है। एक है आपका पंचायत, एक है बहुत अच्छा है, उसको देखिए। द फॉरगेटन आर्मी है, उसको देखिए। मिर्ज़ापुर देखिए, वहाँ दिमाग लगाइए ना, कुछ सीखने को मिलेगा। पर्सनल सजेशन है, दिल पे मत लीजिएगा आप लोग। चलिए और आज चलिए अब बात करते हैं, बहुत हो गया आज, ठीक है। समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं आप लोग, ठीक है, तो समझने की कोशिश भी किया कीजिए। और दूसरा ये है कि जो मैं ये सब कर रहा हूँ, ये जो आपका चैनल जो भी है, ये आपका डीएनए बनता है, इस पे रवि सर बना के बेचते हैं और मैं इसको बोलता रहता हूँ, मतलब अपने तरीके से बोलता हूँ इसको। और ये भी मैं पहली बार सीख रहा हूँ, इसके पहले मैंने कभी किया नहीं है ये सब चीज़ें। तो इधर उधर कभी कभी ब्रश हो जाता है तो कृपया इसको अन्यथा ना लें, ठीक है। और गंभीरता से सुने और देखें, क्योंकि यार बड़ी मेहनत हो रही है यार, सच बता रहा हूँ। पता ही नहीं चल रहा है कि जब से निधि नहीं पूरा हो रहा है आजकल, और आप लोग तो मतलब परेशान, मतलब नंबर मिल गया तो परेशान पूरा कर दो आप लोग। हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक आप 24/7 कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। 24/7 का मतलब है रात को 12 बजे से छोड़ के और सुबह 10 बजे तक। एक गलती से भी फ़ोन मत करना मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, चलिए अब पढ़ाई करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। पहला है कि आसियान देशों का आभासी सम्मेलन। अभी देखा होगा कि आसियान देशों का आभासी सम्मेलन जो है, कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु आसियान देशों का आभासी सम्मेलन संपन्न हुआ है, जिसकी अध्यक्षता वियतनाम ने किया है। और इस सम्मेलन में ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के प्रमुखों ने हिस्सा लिया है। ये जितने भी देश का नाम है इसको रट्टा मार लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि पेपर में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। आप यूपीएससी का भी पेपर उठा के देखेंगे तो ये पूछ देता है कि आसियान के कितने देश हैं, इस बार का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, इसका क्या बेनिफिट है आसियान का, आखिर ऐसा क्यों आसियान का कुछ, अगर ये सम्मेलन देश आसियान अगर बनी हुई कोई संस्था है जैसे ब्रिक्स है, आसियान है या कोई और भी संस्था है, तो उसका मतलब क्या, आखिर उसको बनाने के पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, इसके अलावा 3 आसियान सहयोगी देश हैं जो हैं चीन है, जापान है और दक्षिणी कोरिया है, ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है। अब देखते हैं कि कोविड-19 का महामारी का जो प्रकोप है उससे देखते हैं कि आसियान के देश की अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। तो देख रहे हैं वियतनाम के अनुसार आसियान देशों की कुल जीडीपी में सर्विस क्षेत्र की हिस्सेदारी यानी सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 30% है,
ठीक है, यानी 30% जितने भी देश हैं, अगर सर्विस की बात की जाए तो 30% इनका, ठीक है, हिस्सेदारी जो है 30% का है। कोविड-19 से आसियान देशों का पर्यटन क्षेत्र और निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्था अत्यधिक प्रभावित हुई है। अब जाहिर सी बात है, कोई कहीं जाएगा नहीं तो पर्यटन उद्योग हो या जो भी उद्योग है, हालांकि पर्यटन, निर्यात, जो भी चीज़ें हैं, सब पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, इस वर्ष थाईलैंड की अर्थव्यवस्था में 5.3% की कमी आई है। थाईलैंड, आप समझ ही रहे होंगे थाईलैंड कितने लोग जाते हैं, जो कि पिछले 22 साल में सबसे भयावह होगी। उल्लेखनीय है कि थाईलैंड आसियान देशों में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, बैंकॉक। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आसियान देशों में कोविड-19 का क्या प्रभाव है, ये देखते हैं और कुछ सीखते भी हैं इससे। वियतनाम में पहली बार आयोजित होने वाले फार्मूला 1 रेसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, कोविड-19 के कारण रद्द कर दी गई है। वियतनाम में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या काफ़ी कम है और यहाँ पर अभी तक एक भी मृत्यु नहीं हुई है। मतलब वियतनाम, सोचिए, यहाँ पे एक भी मृत्यु नहीं हुई है। जबकि थाईलैंड में संक्रमण से 2500 से अधिक मामले हैं, संक्रमण के 2500 से अधिक मामले हैं और यहाँ पर अभी तक अप्रॉक्सीमेट जो है 40 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी तक का जो रिसेंट डेटा है, 40 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और आगे ना बढ़े, हम लोग यही आशा कर सकते हैं। कोविड-19 के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ेगा, इस पर हम बात कर लेते हैं। ये फिगर है, आप लोग देख लीजिएगा। कोविड-19 के कारण कैदियों की रिहाई पहले तो हो गई है, इन लोगों के लिए तो गुड लक है। देश में कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए सुरक्षात्मक कदम के तहत देश की विभिन्न जेलों से लगभग 11,077 विचाराधीन कैदियों को रिहा कर दिया गया है। तो इसके पीछे कोई कारण भी होगा, कारण पर चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, इसके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे, के अनुसार कोविड-19 के कारण देश की विभिन्न जेलों में भीड़ को कम करने के मिशन के तहत इन कैदियों को रिहा किया गया है। आपको पता ही है कि भारत में जेलों की क्या स्थिति है। आने वाले समय में तो इस पर एक डिबेट भी, अच्छा खासा डिबेट होगा और आई होप कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूँगा, क्योंकि मैं देखा हूँ जेलों का कंडीशन, देखा हूँ, गया नहीं हूँ जेल में, जेलों की कंडीशन से भली बात परिचित हूँ। ठीक है, तो इस पर डिस्कशन जरूर करूँगा मैं कभी। कैदियों की रिहाई से जुड़े नियमों में ढील का कारण, अगर देखना हो तो एक जेल मूवी है, उसको जरूर देखिएगा, सब पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, नितिन मुकेश शायद है उसका एक्टर जो है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने 23 मार्च 2020 को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जेल में बंद कैदियों के मामलों की जांच करने और उनमें से अंतरिम जमानत या पेरोल पर रिहा किए जा सकने वाले कैदियों की सूची तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन करने का आदेश दिया था। इस संबंध में 13 अप्रैल 2020 की सुनवाई उच्चतम न्यायालय ने असम के विदेशी निरोध केंद्रों में 2 वर्ष से अधिक समय तक बंद कैदियों को रिहा किए जाने पर सहमति जाहिर की थी। हालांकि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि कैदियों को रिहा करने से पहले उनके कोविड-19 से संक्रमित होने की जांच की जाए और ऐसे किसी भी कैदी को रिहा नहीं किया जाएगा जो इस परीक्षण में पॉजिटिव पाया जाता है। अच्छी पहल है, पता चला कि छोड़ दिया गया बिना उनको जांच किए, तो जिस क्षेत्र में गए वहाँ पूरा मोहल्ले को कर दिए परेशान। ठीक है, मैं इस समय हूँ नोएडा में, आपको पता है कि कितने केसेज हैं, फिर भी देखिए मैं आप लोगों के साथ लगा हुआ हूँ। ठीक है, समझिए आप लोग बात को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा पिछले वर्ष जारी भारतीय कारावास आंकड़े 2016 के अनुसार वर्ष 2016 तक भारतीय जेलों में बंद कुल कैदियों में से 68% विचाराधीन कैदी थे, अर्थात वे लोग जिन पर दोष सिद्धि होना अभी बाकी है, यानी कि दोष सिद्धि अभी बाकी है, हुए नहीं है दोष सिद्धि। और आपको पता है हमारा संविधान कहता है कि जो मामले अभी विचाराधीन हैं तो उनको विचाराधीन बने रहने दीजिए, देखा जाएगा आगे जो होगा इनके पे। कोविड-19 के महामारी को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने जेलों में भीड़ तथा जेल प्रशासन के दबाव को कम करने के लिए यह फैसला लिया था, जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति को आसानी से नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, तो आपने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे इसके आप लोगों ने देख लिया है। अगला हम बात करते हैं नालसा, जैसे मैंने पहले ही कहा था नालसा के बारे में। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 39 क में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है और गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए राज्य द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करने को कहा गया है।
इसी मज़ेदार जो भी है उद्देश्य से 1987 में पारित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अर्थात नालसा का गठन किया गया था। नालसा के बारे में फिगर है, आप पढ़ लीजिएगा। नालसा देश में भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम और योजनाएं लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दिशा निर्देश जारी करता है। नालसा ने एक रणनीति बनाई है जिससे कि संभावित जरूरतमंदों को बुनियादी जानकारी दी जाए ताकि वे अपने कानूनी अधिकारों को समझ सकें और ज़रूरत के समय उपयुक्त कार्रवाई करने, अपनी सामाजिक हैसियत बढ़ाने और सामाजिक परिवर्तन लाने में उन अधिकारों का उपयोग कर सकें। लोगों को तो यहाँ तक नहीं पता है कि उनके मौलिक अधिकार क्या हैं। तो अगर ये सब चीज़ें ना हो तो सोचिए क्या होगा उनका। ठीक है। नालसा के अनुसार विधिक सेवा प्राधिकारी विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबरों और विशेषकर राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है लगातार लोगों को सहायता उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। अगला बात करते हैं, अमेरिका ने दी रक्षा खरीद स्वीकृति। अमेरिका ने भारत को $155 मिलियन की AGM-84L हार्पून ब्लॉक सेकेंड एयर मिसाइलों और MK-54 ऑल अप राउंड लाइटवेट टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दी है। AGM-84L हार्पून ब्लॉक सेकेंड एयर मिसाइलों का विनिर्माण बोइंग कंपनी तथा MK-54 ऑल अप राउंड लाइटवेट टॉर्पीडो का विनिर्माण रेथियान कंपनी द्वारा किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बोइंग जो कंपनी है उससे बड़ा विवाद भी रहा है। पेंटागन के अनुसार हार्पून मिसाइल समुद्री सीमा की रक्षा हेतु सतह से सतह पर वार करने के लिए P-81 विमान में प्रयुक्त की जाएगी। ठीक है, ये देख सकते हैं ऊपर जो फिगर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है। AGM-84 हार्पून ब्लॉक सेकेंड एयर मिसाइल, इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। AGM-84 हार्पून ब्लॉक सेकेंड एयर मिसाइल जिसकी क्षमता जो पेलोड क्षमता है 500 पाउंड है, विमानों और बंदरगाहों या औद्योगिक स्थलों तथा बंदरगाहों पर स्थित जहाज़ों को नष्ट करने में सक्षम है। यह मिसाइल प्रत्येक मौसम में कार्य करने में सक्षम है। अच्छी बात है कि हर मौसम में ये काम कर रहा है। यह मिसाइल 67 नॉटिकल मील दूर स्थित किसी लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर सकती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं MK-54 ऑल अप राउंड लाइटवेट टॉर्पीडो। रेथियान कंपनी द्वारा वर्ष 2004 में टॉर्पीडो मिसाइलों का विनिर्माण शुरू किया गया था। यह मिसाइल परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को नष्ट करने में सक्षम है। जहाज़ों के सतह फिक्स्ड विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों द्वारा टॉर्पीडो मिसाइल को प्रक्षेपित किया जाता है। MK-46 टॉर्पीडो को संशोधित कर MK-54 ऑल अप राउंड टॉर्पीडो बनाया गया है, जिसका वजन क्या है, काफ़ी कम है। अब देखते हैं भारत को इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। ये तो पढ़ लिए हम लोग, अब अपना प्रॉफिट थोड़ा देख लें, क्योंकि प्रॉफिट इज मोर इम्पोर्टेंट। मिसाइल और टॉर्पीडो से भारत को क्षेत्रीय खतरों से निपटने में मदद मिलेगी, साथ ही यह देश की रक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करेगा। इस रक्षा खरीद स्वीकृति से भारत की विदेश नीति और भारत अमेरिका रणनीतिक संबंध मजबूत होंगे। यह रक्षा खरीद स्वीकृति हिंद महासागर और दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और शांति और आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण DNA। और जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि आप लोग हमारे जो भी YouTube चैनल हैं, Facebook चैनल हैं, टेलीग्राम चैनल हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, आप लोग लिंक को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब पे जो भी चीज़ें अपलोड की जा रही हैं उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और सबसे बड़ी बात, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रूम में बैठिए और पढ़ाई कीजिए। नेट चले तो ठीक है, ना चले तब भी ठीक है, लेकिन पढ़ाई कीजिए और एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रहिए। ठीक है, किसी में कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और क्या बोलूँ मैं आपको। चलिए, ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ओके।